बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी की डिलीवरी का वक्त था और शेख मुझे छुट्टी नहीं दे रहा था। अचानक मुझे खबर मिली कि मेरी बीवी मर गई है, जबकि डॉक्टर्स बच्चा भी पेट से नहीं निकाल रहे। मैं रोने लगा। शेख मुझे देखते ही बोला कि मुझे अपने साथ ले चल, तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। मैं बड़ा हैरान हुआ और फौरन शेख को लेकर साथ चला गया, मगर शेख साहब की शर्त थी कि मैं अंदर कमरे में ना आऊं। कुछ देर बाद मेरी बीवी गोद में बच्चा उठाए बाहर आई तो मेरी जैसे जान में जान आई, मगर मैं जो ही शुक्रिया अदा करने के लिए कमरे में शेख साहब को देखने गया तो रूह फना हो गई। जिस दिन से आयजा मेरी जिंदगी में शामिल हुई थी, मेरी जिंदगी में अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी थी। हर चीज में मुझे कामयाबी अता की थी। लोग सच ही कहते हैं कि मर्द के नसीब की दौलत उसकी बीवी के हाथों में लिखी हुई होती है। मैं शुरू से ही जरा आवारा मिजाज सा लड़का था। सारा सारा दिन गली कूचों में फिरता रहता था, ना पढ़ाई का शौक और ना ही किसी काम धंधे का। लेकिन जिस दिन आयजा मेरी बीवी बनी थी, उस दिन मुझे अपने अंदर बड़ी तब्दीली महसूस हुई थी। मैं उसको देखता तो हैरान हो जाता कि वो कितनी अच्छी लड़की है ना। क्या कोई इतना अच्छा भी हो सकता है? जब वो मुस्कुराकर मेरी जानिब देखती थी तो मेरे दिल में खुशी सी भर जाती थी। हालांकि शादी से पहले तो हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही नावाकिफ थे। ऐसा कैसे हो सकता था कि इस प्यार ने निकाहनामे पर दस्तखत करने के बाद जन्म लिया हो? मगर सच में ऐसा ही हुआ था। मेरा दिल चाहता था कि मैं अपनी बीवी की हर ख्वाहिश, हर जरूरत पूरी करूं। बस इसी वजह से मैंने मुलाजमत ढूंढना शुरू कर दी थी। मेरी अम्मी तो पहले ही आयजा से बहुत मोहब्बत करती थी। अब जब मैंने नौकरी की तलाश की तो अम्मी भी इस बात की कायल हो चुकी थी कि वो बहुत अच्छे भागों वाली है। अम्मी ने दिन रात मेरे लिए दुआएं की थी, वजीफे पढ़े थे ताकि मुझे मुलाजमत मिल जाए, और फिर मुझे मुलाजमत मिल ही गई थी। मैं ना तो पढ़ा लिखा था और ना ही मेरे पास कोई हुनर था। मुझे बस गाड़ी चलाना आती थी। इस चीज को मेरी अम्मी की दुआओं ने मेरे लिए काफी बना दिया था। मुझे एक शेख के यहाँ मुलाजमत मिल गई थी। उसने मुझे इतनी तनख्वाह ऑफर की थी कि मैं उसकी बात सुनकर ही दंग रह गया था। ये पैसे मेरे लिए तो बहुत थे। जब मुझे मुलाजमत मिली तो मैंने घर आकर अम्मी को बताना चाहा, मगर ये देखकर मैं हैरान रह गया था कि अम्मी तो पहले से ही मिठाई का डब्बा लेकर बैठी हुई थी। मैं हंस दिया और बोला, लगता है आपको पहले ही इल्म हो गया है कि मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। मेरी बात सुनकर अम्मी ने मेरी जानिब बड़ी हैरत से देखा था। वो कहने लगी, अच्छा, तेरे पास भी अच्छी खबर है क्या? मगर मैंने तुम्हें कुछ बताया तो तुम खुशी से झूमने लगोगे। मैं बोला, अगर ऐसी ही बात है तो बताइए, आप क्या कहना चाहती हैं? मेरी अम्मी बोली, मैं दादी बनने वाली हूँ और तू बाप। ये खबर सुनकर तो मैं सच में फूले नहीं समा रहा था। मैंने आगे बढ़कर अम्मी का माथा चूम लिया था। मैं बोला, अम्मी, ये मेरी जिंदगी की सबसे अच्छी खबर है। अम्मी मुस्कुरा दी और बोली, अब तेरी बारी है, तू मुझे खुश कर। मैं हंस दिया और बोला, अम्मी, मुझे जॉब मिल गई है। तब किचन से आयजा भी निकल आई थी। अम्मी कहने लगी, बेटा, ये सब आयजा और तेरे होने वाले बच्चे की किस्मत से हुआ है। हम अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। आयजा अम्मी की ये सब बातें मुस्कुरा कर सुनती रही थी। रात का खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गया था। थोड़ी देर बाद आयजा भी आ गई थी। मैं बोला, आयजा, तुम्हारा साथ मेरे लिए बहुत खुशाइन साबित हुआ है। वो बस शर्माती रही थी। मैं मजीद बोला, अब तुमने मुझे बाप बनने की खुशखबरी दे दी है तो तुम्हें अपना बहुत ज्यादा ख्याल भी रखना होगा। आयजा, अब मेरी जॉब लग गई है, मुझे ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई मसला हुआ करे तो अम्मी से कह दिया करना, मुझे पल पल तुम्हारी फिक्र रहा करेगी। वो मुस्कुरा दी और बोली, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखना, काम में दिल लगाना ताकि आपकी यह जॉब सलामत रह सके। अगले ही दिन मैं काम पर चला गया था। शेख बहुत अमीर आदमी था। उसका घर बहुत वसी था। हर तरफ एक ताजगी का एहसास होता था। शेख से मिला तो कहने लगा, तुम्हारी ड्यूटी के वक्त सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक का होगा। मैंने रजामंदी जाहिर कर दी थी। शेख अच्छा इंसान था, मेरा ख्याल किया करता था, बल्कि मैंने महसूस किया था कि वो अपने तमाम मुलाजमों के साथ बहुत अच्छा था, हर किसी का ख्याल किया करता था। मैं शेख को पसंद आ गया था। इसीलिए नौकरी के 1 माह बाद वो कहने लगा, मैंने इस पूरे माह तुम्हारा टेस्ट किया है, तुम अच्छे इंसान हो, काम से जी नहीं चुराते। बस तुम यही समझो कि तुम्हारी नौकरी पक्की है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जाऊँ तुम्हारे साथ ही जाऊँ। अगर कभी ओवर टाइम लगाना पड़ा तो मैं तुम्हें उसकी अलग से तनख्वाह दूंगा। मैं खुश हो गया था। मैं घर आकर अपनी बीवी से शेख की बात करता तो वो बड़ी खुश होती और कहती, चलो शुक्र है, मेरे शौहर को अच्छा मालिक मिल गया है। एक दिन मैं ड्यूटी पर था जब मेरा मालिक मेरे पास आया। वो अधेड़ उम्र का मर्द था, मगर उसकी शख्सियत बहुत पुरवकार थी। वो बहुत सहज सहज कर धीमे से लहजे में बात किया करता था। उसने हाथ में कई शॉपर्स पकड़े हुए थे। कहने लगा, ये ले लो। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने उसके हाथ से शॉपर थाम लिए थे। मैं बोला, इनमें क्या है? तो वो कहने लगा, इसमें कुछ कपड़े हैं, तुम्हारे लिए लाया हूं। मैं ये बात सुनकर कुछ उदास सा हो गया था। मेरा शेख मेरे चेहरे को पढ़ चुका था। तभी बोला, क्या बात है, तुम खुश होने के बजाय उदास क्यों हो गए हो? मैं बोला, शेख जी, दरअसल मैं अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। बहुत नाजो नाम में पला हूँ। ये तो मजबूरी है जो आपकी मुलाजमत करने लगा हूँ, मगर मैंने आज तक कभी किसी की उतरा नहीं पहनी। मैं आपकी नेक नियति पर यकीन करता हूँ, मगर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये नहीं ले सकता।
मेरी बात सुनकर मेरा मालिक मुस्कुरा दिया था। वो बोला, अरे कैसी बातें करते हो, मैं तुम्हें अपनी उतरन नहीं दे रहा। दरअसल मैं हर माह के दरमियान में अपने मुलाजमीन में कपड़े तकसीम करता हूँ, बिल्कुल नए लेकर। मैं उसकी बात सुनकर शर्मिंदा हो गया था। मैंने जल्दी से शॉपर थाम लिया था। दिल में बड़े अजीब किस्म के एहसासात जाग गए थे। मुझे एक जमाना हो गया था, मैंने कभी अपने लिए कपड़े नहीं खरीदे थे। कुछ कमाता तो अपने ऊपर खर्च करता ना। अब दिल बड़ा राजी सा हो गया था। मैंने सोचा कि आयजा मुझे नए कपड़ों में देखकर खुश होगी। शेख के जाने के बाद मैंने अपना शॉपर खोलकर देखा था। उसमें एक बहुत कीमती सी परफ्यूम भी थी। मुझे रह रहकर आयजा का ख्याल आ रहा था। मुझे उसकी खुशी की फिक्र थी। मुझे लगा था कि शायद वो मुझे अच्छे कपड़ों में देखकर मुझसे और ज्यादा मोहब्बत करने लगे। मगर मैं नहीं जानता था कि आज के बाद मेरी जिंदगी अक्सर बदल जाएगी, मेरे हालात बदल जाएंगे। मैं शाम में घर पहुंचा तो अम्मी को अपने नए कपड़े दिखाए थे। मेरी अम्मी बहुत खुश हुई थी। वो झोलियां भर भर कर शेख को दुआएं देने लगी थी। आयजा भी वहीं आ गई थी। उसने कुछ भी कहे बिना एक एक चीज को उठाकर देखा था। फिर कहने लगी, अहमर, ये तो बहुत महंगी चीजें हैं। आपको नहीं लगता क्या कि हमें अपने बच्चे के लिए सेविंग करनी चाहिए? मुझे उसके चेहरे के तासुरात देखकर अजीब सा महसूस हुआ था। मैं झट से बोला, ये मैंने खुद नहीं खरीदे, मेरे शेख ने दिए हैं। तब वो हैरत से मुझे देखने लगी थी और बोली, क्या आपका शेख इतना अमीर है कि वो इतनी महंगी महंगी चीजें बांटता फिर रहा है? मैंने इस बात में सर हिला दिया था, मगर मैं कहाँ जानता था कि मेरी बीवी ये सब सुनकर अमीर लोगों से मुतासिर होने लगेगी। उसे अमारत लुभाने लगी थी। अब वो अक्सर मेरे पास बैठकर पूछा करती थी, अहमर, आपके शेख की उम्र कितनी है? मैं कहता कि बस ठीक ही है, बहुत ज्यादा नहीं है। तो वो मुझसे पूछती, आपके शेख की बीवी कहाँ है? मैं बोला, उनका तो इंतकाल हो गया था। तब आयजा जल्दी से बोली, क्या उन्होंने दूसरी शादी नहीं की? मैंने नफी में सर हिला दिया। फिर वो सोचते सोचते कहने लगी, उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अमीर लोगों के लिए शादी करना कौन सा मुश्किल है। एक दिन मुझसे कहने लगी, अहमर, आप मुझे अपने शेख से मिलवाने ले जाएं। मैंने बड़ी हैरत से आयजा की जानिब देखा था। मैं बोला, क्यों? तुम क्यों एक गैर मर्द से मिलना चाहती हो? तुम्हें क्यों ये शौक पैदा हो गया है? मेरी बात सुनकर मेरी बीवी की रंगत तब्दील हो गई थी। वो हकलाकर बोली, नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी। मुझे तो वैसे भी कुछ दिनों से उसके अंदाज बदले बदले लग रहे थे, इसीलिए गुस्से से बोला, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। आज के बाद मेरे सामने ये हरगिज मत कहना कि तुम मेरे शेख से मिलना चाहती हो। मेरी बीवी के चेहरे से शर्मिंदगी झलक रही थी। वो चुपचाप सोने के लिए लेट गई थी। उस दिन के बाद से मेरी बीवी ने कभी मेरे शेख के मुतालिक मुझसे कोई बात नहीं की थी। पर मुझे अब लगने लगा था कि मेरी बीवी भी आम औरतों जैसी है, जिसे पैसा मुतासिर करता है। मैं जी जान लगाकर मेहनत करने लगा था ताकि मेरी बीवी मेरे हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि मैं तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगा था। खैर, यूं ही वक्त गुजरता गया और मेरी बीवी के डिलीवरी के दिन भी नजदीक आने लगे थे। अब मैं और अम्मी तो हर वक्त नन्हे मेहमान का इंतजार करते रहते थे। खैर, एक दिन जब मैं काम पर गया तो शेख कहने लगे कि मैं दूसरे शहर जाना चाहता हूँ। तुम्हें मेरे साथ जाने में कोई मसला तो नहीं है? मैं इस सफर के तुम्हें अलग से पैसे दूंगा। मैं मुस्कुराकर बोला, जी जी शेख, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ। हम दोनों दूसरे शहर पहुंच चुके थे जब मेरी अम्मी की कॉल आई थी। वो बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। कहने लगी, अहमर बेटा, तुम जल्दी से घर पहुंच जाओ, तुम्हारी बीवी बच्चा जनने वाली है। मैं अपनी वालदा की बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, क्योंकि हम दूसरे शहर में थे। मालिक ऑफिस के अंदर मीटिंग के लिए गया हुआ था। मैं भागकर ऑफिस में जाने की कोशिश करने लगा, मगर मुझ जैसे आम से ड्राइवर को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई थी। मैंने अम्मी को कॉल की और उनसे कह दिया कि आप मेरी बीवी को अस्पताल ले जाएं। मैं दूसरे शहर में आया हुआ हूँ। मैं अगर जल्द से जल्द पहुंचने की कोशिश भी करूं, तब भी कम से कम 3-4 घंटे तो लग ही जाएंगे। मेरी अम्मी रोने लगी थी। वो कहने लगी, अहमर, दुआ करो कि सब खैर से हो जाए। तेरी बीवी की हालत देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं भी बहुत घबराया हुआ था। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। मैं खुद को कोसने लगा कि जब मुझे इल्म था कि मेरी बीवी की डिलीवरी का वक्त करीब आ गया है, तो मैं शेख के साथ दूसरे शहर आने पर राजी ही क्यों हुआ। यूं ही मैं खुद को कोसता रहा, यहाँ तक कि 3 घंटे गुजर चुके थे। मेरा शेख ऑफिस से बाहर आया तो मैं आगे बढ़कर बोला, शेख साहब, मेरी बीवी की तबीयत बहुत खराब हो चुकी है, प्लीज जल्दी करें, हमें फौरी तौर पर वापस जाना होगा। शेख मेरी बात सुनकर बहुत शर्मिंदा हुआ था। वो कहने लगा, मुझे माफ करना, मैं नहीं जानता था कि तुम्हारी बीवी को इस वक्त तुम्हारी जरूरत है, नहीं तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर कभी ना आता। खैर, हम वापसी के सफर पर थे जब एक बार फिर से मेरा फोन बजा था। मैंने जल्दी से कॉल अटेंड की थी। मेरी अम्मी की रोती हुई आवाज मेरी समातों से टकराई थी। वो कह रही थी, अहमर, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी बीवी को बचा नहीं पाई। मैं इस वक्त अस्पताल में हूँ। आयजा मर गई है, बच्चा उसके पेट में है। डॉक्टर्स बच्चा निकालने पर अजमत नहीं हो रहे। तुम जल्दी से वापस आ जाओ। मैं फूट फूट कर रोने लगा। शेख घबरा गया और बोला, क्या बात है, क्या हुआ है? मैं बोला, मेरी बीवी मर गई है। शेख के चेहरे की रंगत तब्दील हो गई थी। उसने मुझे गाड़ी रोकने को कहा था। फिर वो ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया और बोला, गाड़ी मैं चलाता हूँ, तुम आराम करो। मैं रोते हुए बोला, शेख साहब, अब मेरी जिंदगी में आराम नहीं है। खैर, ये रास्ता बड़ी मुश्किल से कटा था। मेरे दिल पर छुरियां चल रही थी। शेख साहब भी मेरे साथ अस्पताल ही आ गए थे। शेख बोले,
मुझे अपने साथ ले चल, तेरी बीवी ठीक हो जाएगी। मैं बड़ा हैरान हुआ था। ये तो एक नामुमकिन सी चीज थी ना, मेरी मरी हुई बीवी कैसे ठीक हो सकती थी। लेकिन मैं उस वक्त इस हालत में था कि मुझे किसी मुआवजे की चाह थी। मेरा दिल कहने लगा कि शेख साहब को अपने साथ ले चलूं तो हो सकता है कि इसका दावा दुरुस्त साबित हो जाए। इसीलिए मैं फौरन शेख को साथ लेकर चला गया। मगर शेख साहब की शर्त यह थी कि मैं अंदर कमरे में ना आऊं। वो अकेले ही उस कमरे में जाना चाहते थे जहां मेरी बीवी की मैयत पड़ी थी। वैसे भी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी आयजा को इस हालत में देख सकता। इसीलिए उन्हें कमरे में भेज दिया और खुद बाहर खड़ा होकर इंतजार करने लगा था। इतनी देर में मेरी अम्मी को भी इल्म हो गया कि मैं अस्पताल में आ गया हूँ। वो भी भागी भागी से आई थी और मुझसे लिपट कर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं भी उनके साथ लगकर बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा था। मगर हैरत का झटका तो मुझे तब लगा जब कुछ देर बाद मेरी बीवी गोद में बच्चा उठाए बाहर आई तो मेरी जैसे जान में जान आ गई। मैंने उसके हाथ से जल्दी से अपना बच्चा ले लिया था। मैं हैरान था। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि अभी मेरे साथ हुआ क्या है। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो चुका था। खैर, मैं थोड़ा संभला तो मैंने सोचा कि अंदर जाकर शेख साहब को शुक्रिया अदा कराता हूँ। मगर मैं जो ही कमरे में शेख साहब को देखने गया तो रूह फना हो गई। मैं आवारा सा नौजवान था। रातों को देर तक सड़कों पर आवारागर्दी किया करता था। मेरी अम्मी मेरी इस आदत से बहुत तंग थी। वो मेरे आगे हाथ जोड़कर कहती, अहमद बेटा, शहर के हालात अच्छे नहीं है, घर जल्दी आ जाया करो। इस बुढ़ापे में अपनी बीवा माँ को कोई गम न दे देना। अम्मी की बातें सुनकर उनसे वादा कर लिया कि मैं आइंदा जल्दी घर आ जाया करूंगा। मगर दोस्तों के साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता था। खैर, ये उस रात की बात है जब हम सब दोस्त इकट्ठे तो हुए थे मगर जल्दी अपने घरों को जाने लगे थे, क्योंकि अचानक से बहुत तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। हम सब अपनी अपनी राहों को चल दिए थे। रास्ते में मेरा पूरा बदन भीग गया था। मैं तेज तेज कदम बढ़ा रहा था जब अचानक से मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। खौफ से मेरा कलेजा निकल गया था। मैंने बड़ी मुश्किल से पीछे मुड़कर देखा था, मगर पीछे का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मेरे पीछे कोई चोर डाकू नहीं लगा हुआ था, बल्कि एक नाजुक सी कमजोर सी लड़की आ रही थी। वो भी बारिश में मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। मैं बोला, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? वो रोने लगी और बोली, मैं एक बेसहारा लड़की हूँ, मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आने लगी कि शायद तुम अच्छे इंसान निकल आओ और मेरी इज्जत की हिफाजत करने लगो। मैं उस लड़की की बात सुनकर हैरान हुआ और बोला, तुम एक अजनबी नौजवान पर भरोसा कैसे कर सकती हो? वो बोली, मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि मुझे किसी महफूज हाथों में पहुंचा दे, तभी मुझे इस सड़क से तुम गुजरते हुए नजर आए थे। मैं बोला, चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे घर में मेरी वालदा मौजूद है। वो लड़की मेरे साथ चलने लगी थी। मैं बोला, तुम घर क्यों नहीं जाती? वो लड़की रोने लगी और बोली, मेरा बाप मुझे पैसों के लालच में एक बुढ़े आदमी के हाथों फरोख्त करने लगा था, इसीलिए मैं घर से भाग आई। मैं उसकी बात सुनकर सोचने लगा कि ये गुर्बत भी कितनी बुरी चीज है, इंसान से क्या क्या करवा लेती है। जब मैं उस लड़की को लेकर घर पहुंचा तो अम्मी ने बड़े कड़े तेवरों से मेरा इस्तकबाल किया था। वो कहने लगी, अच्छा तो तुमने चांद चढ़ा ही दिया। मैं ना कहती थी कि रात रात भर घर से बाहर मत रहा करो। तब वो अजनबी लड़की रोती हुई मेरी अम्मी के गले लग गई थी। उसने मेरी अम्मी को अपनी सारी मजबूरी सुना दी तो अम्मी का दिल नरम पड़ गया था। वो उस लड़की को अपने साथ अपने कमरे में ले गई थी। सुबह हुई तो मुझे पता चला कि उस लड़की का नाम आयजा है। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। मुझे उसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन महसूस होने लगी थी। मैंने अम्मी से कहा कि आप मेरी शादी इससे करवा दें। अम्मी ने आयजा से कहा कि मैं तुम्हारी माँ की जगह पर हूँ, इसीलिए तुमसे ये बात करने लगी हूँ। अहमद तुमसे शादी करना चाहता है, मगर वो निकम्मा है, कुछ कमाता नहीं है। अगर तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो तुम फिर भी मेरी बेटी बनकर इस घर में रह सकती हो। आयजा कहने लगी, आंटी आप भी बहुत अच्छी हैं और आपका बेटा भी बहुत शरीफ है। शायद ही कभी मुझे इतने अच्छे लोग दोबारा मिल सके, इसीलिए मैं इस शादी पर रजामंद हूँ। मेरी शादी आयजा से हो गई थी। अब मैंने रात को आवारागर्दी करना छोड़ दी थी और अपनी जॉब भी करने लगा था। अम्मी आयजा से बहुत खुश थी। सब कुछ अच्छा गुजर रहा था। मगर फिर उसकी डिलीवरी के दिन मुझे शहर से बाहर जाना पड़ा और फिर मुझे उसकी मौत की खबर मिली थी। जब मैं वापस आया और शेख साहब मेरी बीवी के कमरे में चले गए। मेरी बीवी तो ठीक ठाक हो गई थी, इसीलिए मैं जल्दी से शेख साहब के पास पहुंचा। मगर ये देखकर तो मैं दंग रह गया था कि उनकी रूह तो परवास कर चुकी थी। अब एक बेजान वजूद अस्पताल के बेड पर पड़ा हुआ था। मैं जल्दी से बाहर निकला और अपनी बीवी को झंझोड़ कर पूछा कि मुझे बताओ ये क्या माजरा है। मेरी बीवी फूट फूट कर रोने लगी थी। वो बोली, अहमद मैं बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी। यूं समझो कि मैं मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही थी। मैं जब बड़ी हुई तो मेरी अम्मी अचानक से इंतकाल कर गई थी। उनके जाने का मुझे बहुत गम था। तब अब्बू ने मेरा सहारा बनने की कोशिश की थी। उन्होंने हर लिहाज से मेरी दिलजोई की थी, मगर मुझे क्या इल्म था कि वो इस चीज की इतनी बड़ी कीमत मुझसे वसूलने की कोशिश करेंगे। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी थी जब अब्बू मेरे पास आए और कहने लगे, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा बिजनेस खसारे में पड़ चुका है। सिर्फ एक इंसान है जो मुझे इस दिवालिये से बचा सकता है।
मैंने झट से अब्बू को मशवरा दिया कि जो शख्स आपकी मदद कर सकता है उससे मदद तलब करने की कोशिश करें। तब अब्बू बोले, बेटी अगर मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं तो तुम्हें कोई एतराज तो नहीं होगा। इससे पहले कि मैं कोई और जवाब देती, अब्बू ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। इसीलिए मैंने मजबूरन हामी भर ली थी। मैं जानती थी कि ये सब गलत है, मगर फिर भी अब्बू की खुशी के लिए रजामंद हो गई। मगर असल झटका तो मुझे तब लगा था जब मैंने अपने होने वाले शौहर को देखा था। वो तो अब्बू से भी दुगनी उम्र का था और ये देखकर मेरा दिल किरची किरची हो गया था। मैं अब्बू से बोली, अब्बू आपको अपनी बेटी का सौदा करते हुए जरा शर्म नहीं आई? अब्बू मेरी मिन्नत समाजत करते रहे कि मैं मजबूर हूँ, तुम मेरा साथ दो। मगर मैं अपने साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकती थी, इसीलिए मैं घर से भाग आई थी। मैंने अहमद से शादी कर ली और हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगी थी। मगर एक दिन अहमद ने मुझे वो चीजें दिखाई जो उसके शेख ने उसे तोहफे में दी थी। उन कपड़ों में एक परफ्यूम भी था जो बहुत महंगा था। वो परफ्यूम मेरे अब्बू लगाया करते थे। मैं चौंक गई थी। मैंने अहमद से बहाने बहाने से उसके शेख के मुतालिक मालूमात हासिल करना शुरू कर दी थी। मैं इस नतीजे पर पहुंच गई थी कि ये शेख कोई और नहीं बल्कि मेरा ही बाप है। मैं अपने बाप से मिलना चाहती थी, उसे एहसास दिलाना चाहती थी कि उसने मेरे साथ कितना गलत किया है। इसीलिए मैंने अपनी डिलीवरी के दिन चंद डॉक्टर्स को अपने साथ मिलाकर अपनी मौत का नाटक रचाया था। जब अब्बू मुझे देखने आए तो मैंने उनसे शिकवे शिकायत करना शुरू कर दी थी। अब्बू रोने लगे थे। उन्होंने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और बोले, मैंने अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है, शुक्र है कि तुम मुझे मिल गई हो। अब्बू ने अचानक ही अपना सीना मसलना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते वो इंतकाल कर गए थे। सारी बात बताकर आयशा रोने लगी थी। खैर, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैं अपनी बीवी पर शक करता रहा। मैं समझने लगा था कि शायद वो भी पैसे पर मरने वाली औरत है। खैर, मैंने इस मुश्किल घड़ी में अपनी बीवी को सहारा दिया था। उसके गमों का मदावा करने की कोशिश की थी। उसके आंसू पोंछे थे। फिर वो मुझे और मेरी वालदा को लेकर अपने आबाई घर वापस आ गई थी। आयशा ने अपना सारा बिजनेस मेरे हवाले कर दिया है और मैं बैठे बिठाए रातों रात करोड़पति बन गया हूँ। मैं जानता हूँ कि ये सब मेरी अम्मी की दुआओं का नतीजा है। जहां तक आयशा के नसीबों की बात है तो उसी ने मुझे गदागर से बादशाह बनाया है। अगर वो मेरी जिंदगी में शामिल ना होती तो मैं आज भी गली मोहल्ले की किसी कोने में खड़ा अपने आवारा दोस्तों के साथ गप्पे हाँक रहा होता। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।